लीजिए हम लॉ ऑफ डिमांड के टॉपिक को आगे कैरी ऑन करते हैं। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि dx इज अ फंक्शन ऑफ सो मेनी वेरिएबल्स लाइक px, py, y, w, f, t, etc. जब हम मांग के नियम का अध्ययन करते हैं तो हम ये मान्यता लेकर के चलते हैं कि अदर वेरिएबल बीइंग कांस्टेंट। ध्यान रखिए, इकोनॉमिक्स में जब भी हम किसी भी नियम या सिद्धांत के बारे में अध्ययन करते हैं तो एक पर्टिकुलर मान्यता हर सिद्धांत पर लागू होती है और वो मान्यता है सेटेरस पेरिबस। सेटेरस पेरिबस का मतलब होता है अन्य बातें समान रहने पर। अन्य बातें समान रहने का मतलब कि पी वाई में कोई अंतर ना हो, वाई डब्ल्यू एफ टी इनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन केवल x वस्तु की कीमत में होगा, तभी मांग का नियम लागू होता है। तो dx इज ए फंक्शन ऑफ px अर्थात x वस्तु की मांग x वस्तु की कीमत पर निर्भर करती है। अब इन दोनों के बीच में किस तरह का संबंध होता है, कैसी रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में? सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड देयर आर negative relationship between price and demand. Whether price increase, then demand will definitely decrease, or whether price decrease, then definitely demand will be increase. अर्थात मांग के नियम के अनुसार जब किसी वस्तु की कीमत में कमी होती है तो उस वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाती है, और जब वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो उस वस्तु की मांग में निश्चित रूप से कमी हो जाती है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि हमारे पास में दो वेरिएबल्स हैं। एक वेरिएबल है dx और दूसरा वेरिएबल है px। इन दोनों वेरिएबल्स में से एक वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल है और दूसरा वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। पहले तो आप ये समझिए कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, अर्थात स्वतंत्र और आश्रित चर इसे कहते हैं। पहले हम स्वतंत्र चर की बात करते हैं। स्वतंत्र चर वह चर होता है जो दूसरों को प्रभावित करता है पर स्वयं दूसरों से प्रभावित नहीं होता है। दूसरी तरफ आश्रित चर है। आश्रित चर वह होता है जो दूसरे चरों के कारण प्रेरित और प्रभावित होता है। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि एक चर है मांग और दूसरा चर है कीमत। यहाँ जब हम मांग के नियम का अध्ययन करते हैं तो हम कहते हैं कि dx इज ए फंक्शन ऑफ px, दैट मींस x वस्तु की मांग x वस्तु की कीमत पर निर्भर करती है। इसका मतलब कि dx यानी डिमांड जो है वह डिपेंडेंट वेरिएबल है, इट डिपेंड्स अपॉन प्राइस। तो यहाँ dx तो डिपेंडेंट वेरिएबल है और प्राइस इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ओनली जब हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं। ध्यान देने की बात है, हमेशा ऐसा हो ये जरूरी नहीं है, इसका विपरीत भी हो सकता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ इस मांग के नियम में जैसे मैंने आपको अभी बताया कि D डिपेंडेंट है और P इंडिपेंडेंट है, लेकिन यदि हम मांग के नियम के बाहर जाकर के देखें तो ऐसा भी होता है कि मांग भी कीमत को प्रभावित कर सकती है। परंतु जिस समय हम मांग के नियम का अध्ययन करते हैं उस समय हमें ये ध्यान रखना है कि मांग जो है वह एक आश्रित चर है और उस वस्तु की कीमत जो है वह एक स्वतंत्र चर है। दोबारा ध्यान से सुनिए लॉ ऑफ डिमांड को कि देयर आर नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस, अर्थात मांग और कीमत के मध्य विपरीत संबंध पाया जाता है। जब x वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो x वस्तु की मांग में कमी होती है, और जब x वस्तु की कीमत में कमी होती है तो x वस्तु की मांग में वृद्धि होती है। लीजिए अब इस चीज को हम एक टेबल की सहायता से समझते हैं। मैं आपके सामने एक तालिका का निर्माण करने जा रही हूँ। इसमें हम एक तरफ तो px यानी x वस्तु की कीमत को लेंगे और दूसरी तरफ हम x वस्तु की मांग को लेंगे। ध्यान दीजिए कि आप किताबों में जो उदाहरण पढ़ते हैं आपको उसको रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जरूरत है किसी भी चीज की थीम को समझने की। यहाँ आपने मांग के नियम को समझा। मांग के नियम ने कहा कि कीमत के बढ़ने पर मांग में कमी होती है। अब देखिए मैं बहुत इजी वे में आपको टेबल बनाना सिखा रही हूँ कि मान लीजिए आपने प्राइसेस स्टार्ट की है 1 रुपए से। शुरू में यदि x वस्तु की कीमत 1 रुपया है और 1 रुपए के संदर्भ में x वस्तु की मांग जो है वह 20 इकाई है, अर्थात 1 रुपए कीमत होने पर x वस्तु की 20 इकाइयों की मांग की जाती है। अब यदि कीमत 1 से बढ़कर 2 रुपए हो जाती है तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि मांग का नियम क्या कहता है कि कीमत के बढ़ने पर मांग में कमी होनी चाहिए। तो जो अगला मान आएगा वो लेस देन 20 होना चाहिए। अब मान लीजिए कि कीमत बढ़कर 1 से 2 हो गई तो मांग घट करके 20 से 16 रुपए 16 इकाइयां हो जाती हैं। अब यदि प्राइस जो है वह 1 रुपए और बढ़ जाती है तो मांग में और कमी हो जाएगी और मांग घट करके 13 इकाइयां हो जाती है।
अगर कीमत और बढ़ जाती है तो मांग में और कमी हो जाती है। इस तरह से आप देखते हैं कि यदि एक्स वस्तु की कीमत में लगातार वृद्धि होती है तो एक्स वस्तु की मांग में लगातार कमी होती भी आपको यहाँ टेबल में दिखाई दे रही है। अब हम इस टेबल की सहायता से मांग वक्र का निरूपण करते हैं। मैं आपके सामने लॉ ऑफ डिमांड को स्पष्ट करने के लिए अब एक वक्र की सहायता से इसे हम आगे बढ़ाते हैं। यहाँ देखिएगा रेखा चित्र में जो डिमांड कर्व है यह है ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ है, नेगेटिवली स्लोप्ड है। कोई भी वक्र जब नेगेटिवली स्लोप्ड होता है तो वो ये स्पष्ट करता है कि इस रेखा चित्र में जिन दो वेरिएबल्स को दिया गया है उन दोनों वेरिएबल्स में आपस में विपरीत संबंध पाया जाता है। अर्थात हमने ओ एक्स एक्सिस पर एक्स वस्तु को लिया है, ओ वाई एक्सिस पर हमने उस वस्तु की कीमत को लिया है। तो ये वक्र इसका ऋणात्मक ढाल स्पष्ट करता है कि इस वस्तु की मांग और इस वस्तु की कीमत दोनों के मध्य विपरीत संबंध पाया जाता है। अब यहाँ आप देखते हैं कि जब कीमत ज्यादा होती है तो मांग कम होती है और कीमत के घटने पर मांग में वृद्धि होती है। यहाँ आप देख रहे हैं कि जब कीमत P2 है तो मांग X1 इकाइयों की जाती है, जब कीमत घटकर के P1 हो जाती है तो मांग बढ़कर के X2 हो जाती है। यानी A बिंदु से B बिंदु पर हम पहुंच जाते हैं। ये जो डिमांड कर्व है, ये डिमांड कर्व हमें कई बार इस रूप में भी प्राप्त होता है। मैं कई बार विद्यार्थियों से पूछती हूँ कि दोनों में से कौन सा डिमांड कर्व सही है, तो ज्यादातर स्टूडेंट जवाब देते हैं ये सही है, ये गलत है। ये गलत नहीं है, ये दोनों वक्र सही हैं। इन दोनों में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस यही है कि ये वक्रीय है और ये लीनियर है, ये रैखिक है। मांग वक्र रैखिक कब होता है? मांग वक्र रैखिक तब होता है जब दो वेरिएबल्स में जो रेट ऑफ चेंज है वह इक्वल रहती है, यानी हर स्तर पर परिवर्तन की दर जब समान रहती है तो बनने वाला रेखा चित्र एक सीधी रेखा के रूप में होता है। लेकिन जब इस दर में परिवर्तन होता है, यहाँ पर आप देखेंगे कि डिमांड कर्व जो है इसकी जो शेप है ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की जैसी है। इस वक्र को आप पिछले कई वीडियोस में देख चुके हैं। वक्र वही है लेकिन इसका नाम हर जगह परिवर्तित होता चला जाता है। इस वक्र को आपने मार्जिनल यूटिलिटी के रूप में देखा, इसी वक्र को आपने इंडिफरेंस कर्व के रूप में देखा और अब इसी वक्र को आप डिमांड कर्व के रूप में पढ़ रहे हैं। यानी एक ही शेप का वक्र जो है वो अलग अलग थ्योरी में अलग अलग नाम से हमें पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि ये टेबल है जो टेबल प्रूव करती है कि एक्स वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर एक्स वस्तु की मांग में कमी होती चली जाती है। तो ये सिंपल सी लॉ ऑफ डिमांड है, सिंपल सी थ्योरी है मांग के नियम की कि एक्स वस्तु की कीमत और एक्स वस्तु की मांग के मध्य विपरीत संबंध पाया जाता है और एक्स वस्तु की कीमत के बढ़ने पर एक्स वस्तु की मांग में कमी हो जाती है। लीजिए अब हम एक छोटी सी चीज और समझ लेते हैं कि एक्स वस्तु की मांग में कमी और वृद्धि तथा संकुचन और विस्तार। अब यहाँ देखिए कि साधारण शब्दों में अगर हम बात करें, किसी नॉन इकोनॉमिक्स स्टूडेंट से हम अगर पूछें तो संकुचन और कमी वो एक ही चीज को बताएगा या कहीं विस्तार और वृद्धि एक ही चीज के बारे में कहेगा। लेकिन हम समझते हैं कि संकुचन और कमी में क्या अंतर है। जैसा आपने अभी डिमांड फंक्शन को पढ़ते समय पर देखा कि dx इज ए फंक्शन ऑफ सो मेनी वेरिएबल्स, अर्थात x वस्तु की मांग बहुत सारे चरों पर निर्भर करती है। लेकिन जब हम मांग का नियम पढ़ते हैं तो हम अदर वेरिएबल बीइंग कांस्टेंट कर देते हैं, यानी अन्य बातें समान रहने पर या कहीं की अन्य चर यथावत रहने पर परिवर्तन केवल x वस्तु की कीमत में होगा। जब केवल x वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो हमें ये वक्र इस प्रकार से प्राप्त होता है। डी वक्र पर यहाँ P1, P2, X1 एंड X2 ये पॉइंट्स हमने लिए हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये A और ये B। जब A से B बिंदु पर पहुंचा जाता है तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि X वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो रहा है। X वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर X वस्तु की मांग में वृद्धि हो रही है। यहाँ A से B पर आने पर X वस्तु की कीमत में कमी हो रही है और X वस्तु की मांग में वृद्धि हो रही है। यदि B से A बिंदु पर जाया जाता है तो हम कह सकते हैं कि X वस्तु की कीमत के बढ़ने पर X वस्तु की मांग में कमी हो रही है। मैं एक और रेखा चित्र आपके सामने ड्रॉ कर रही हूँ। यहाँ पर हम एक साथ
दो मांग वक्रों का निरूपण करते हैं। अब यहाँ देखिएगा आप, इस रेखा चित्र में मांग में परिवर्तन हो रहा है परंतु कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। यहाँ ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है। ए बिंदु से बी बिंदु तक का चलन और बी से ए तक का चलन। यहाँ देखिए कि x वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन यदि अन्य चरों में परिवर्तन हो जाए, अन्य चर कौन से, जैसे y वस्तु की कीमत बदल जाए, आय का स्तर बदल जाए, संपत्ति की मात्रा में परिवर्तन हो जाए, फैशन में परिवर्तन हो जाए, अगर किसी अन्य चर में कोई परिवर्तन होता है और ऐसा होने पर x वस्तु की मांग जब परिवर्तित होती है तो ये स्थिति x वस्तु की मांग में कमी और वृद्धि की स्थिति कहलाती है। यानी इस रेखा चित्र में ए बिंदु से बी बिंदु पर यदि पहुंचा जाता है तो ये स्थिति मांग में वृद्धि को बताती है, और यदि बी से ए पर यानी उल्टा चलते हैं और बी से हम ए बिंदु पर जाते हैं तो ये स्थिति मांग में कमी की स्थिति होती है। जबकि इसके पहले हमने जो रेखा चित्र बनाया था उसमें आपने देखा कि अदर वेरिएबल बीइंग कांस्टेंट, अन्य चरों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन केवल x वस्तु की कीमत में हो रहा है। और x वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर जब ए बिंदु से बी बिंदु पर गमन होता है तो x वस्तु की जो मात्रा बढ़ रही है ये x वस्तु की मांग में विस्तार कहलाता है। और यदि बी बिंदु से ए बिंदु की ओर चला जाए यानी नीचे से ऊपर की ओर चला जाए तो ये स्थिति x वस्तु की मांग में संकुचन की स्थिति कहलाती है। तो इस तरह आपने देखा कि संकुचन और कमी, विस्तार और वृद्धि, इन दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? किसी वस्तु की मांग में विस्तार और संकुचन उस वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण होता है, जबकि वस्तु की मांग में वृद्धि और कमी जो है वह कीमत नहीं बल्कि अन्य चरों में परिवर्तन के कारण होती है। तो आज बहुत सिंपल और सरल शब्दों में मैंने आपको मांग के नियम को स्पष्ट किया है। जैसा कि मैंने वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बताया था कि हमारे जो नियम है इतने सिंपल है कि इनके लिए अर्थशास्त्र विषय लेने की या किसी पर्टिकुलर स्कूल या कॉलेज में जाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने घर में अपनी दादी, नानी, किसी भी बुजुर्ग से मांग के नियम के बारे में चर्चा कर सकते हैं तो वो कहेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो सभी जानते हैं कि जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है यानी जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उस वस्तु की मांग में कमी होती है, और जब वस्तु सस्ती होती है तो उस वस्तु की मांग में वृद्धि होती है। लीजिए, थैंक यू।